इट्स अ मिशन फेल फॉर बेंजामिन नेतन्याहू। 15 महीने की जंग करने के बाद, लाखों टन बॉम्ब गिराने के बाद और 47,000 से ज्यादा लोगों को मारने के बाद, 1,10,000 से ज्यादा लोगों को जख्मी करने के बाद और 2 मिलियन फलस्तीन लोगों को बेघर करने के बाद, बच्चों को, औरतों को और इनिसेंट लोगों का कत्लेआम करने के बाद क्या इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सका? जवाब है नहीं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जंग को शुरू ही किया था हमास को खत्म करने के लिए। आप सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा था। Hamas stays in power. It will regroup, rearm, and attack Israel again and again and again as it is vowed to do. So Hamas has got to go. Hamas is not gone. Hamas is still there and a very much fighting force in Gaza and in control of Gaza. Hamas is still there. Netanyahu did not achieve his goal of destroying Hamas. Hamas is still there. Israel had to come to a ceasefire temporarily. I hope it will be permanent for the sake of 50,000 people who were massacred, genocide by Israel. जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आज उसी हमास से इजराइल को समझौता करना पड़ रहा है on equal terms and as a equal citizen. It's a mission fail for Benjamin Netanyahu. जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन, जिस तरीके की तबाही इजराइल ने गाजा की है, गाजा शहर को देखकर लगता है कि ये जैसे हिरोशिमा है और ये हिरोशिमा ही है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि किस तरीके का डिस्ट्रक्शन, किस तरीके की तबाही और किस तरीके का बम्बार्डमेंट किया गया है गाजा का। मैं आपको चंद मिसाल देता हूं कि जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, उससे ज्यादा, उससे दुगना बॉम्ब इजराइल ने गाजा पे 15 महीने की जंग के दौरान गिराया है। आप सोचिए, अमेरिका ने इराक पे जितना बॉम्ब 7 सालों में गिराया था, उससे ज्यादा बॉम्ब इजराइल ने गाजा पे 15 माह के अंदर गिराया है। जितना बॉम्ब एलाइड फोर्सेस यानी अमेरिका, ब्रिटेन और उसके तमाम अलाइज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी पे गिराया था, उससे ज्यादा बॉम्ब इजराइल ने गाजा पे गिराया है, फलस्तीन लोगों पे गिराया है इस 15 माह की जंग के दौरान। गाजा बॉम्बिंग वर्स देन वर्ल्ड वॉर 2। आप इमेजिन कीजिए, इतनी तबाही करने के बाद, इतना बम्बार्डमेंट करने के बाद, इतना कत्लेआम करने के बाद इजराइल न तो हमास को झुका सका और न ही खत्म कर सका। गाजा के लोगों ने दिखा दिया कि वो हर हमले का और हर जुल्म का सामना कर सकते हैं। हमास का रेजिस्टेंट पावर यानी फलस्तीन लोगों का रेजिस्टेंट पावर, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनका विल पावर, उनकी फाइटिंग स्पिरिट और हक के लिए, इंसाफ के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी जमीन के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आज जिस तरीके से हमास गाजा के सड़कों पर अपने पूरे यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से वो पूरे गाजा को कंट्रोल कर रहा है और जिस तरीके से वो वहां की उनकी पुलिस लोगों को डायरेक्ट कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है और हमास के लोग गाजा में जो मलबे के ढेर में जो दबी हुई लाशें हैं उन्हें निकाल के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनका कफन दफन कर रहे हैं। जिस तरीके से हमास ने उन बंधकों को रिहा किया है, यह भी एक मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ उन बंधकों को बिना टॉर्चर किए, बिना जुल्म किए उन्होंने लाया और वर्ल्ड रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया। हम ये वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बंधकों को स्टेज पे लाया, उन्हें गिफ्ट दी, उन्हें सर्टिफिकेट दिया और किस तरीके से वो बंधक लोगों के सामने वेव कर रहे, हाथ दिखा रहे हैं और चेहरे पे एक खुशी दिखाई दे रही है और जिस तरीके से वो फिट दिखाई दे रहे। 15 महीने की इस जंग के दौरान वो बंधक बने रहे, लेकिन फिर भी आप उनके सेहत को देख के लग सकता है कि उन पे कोई जुल्म, कोई टॉर्चर, कोई जबरदस्ती नहीं की गई और उन्हें आत्मसम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रेड क्रॉस टीम के हवाले कर दिया गया। और जिस तरीके से हमास गाजा की सड़कों पर अपना दबदबा दिखा रहा है, डेफिनेटली ये देखकर तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ गई होगी। हमास ने तकरीबन 250 लोगों को बंधक बनाया था, जिसमें से कई लोग मारे जा चुके हैं, वो भी इजराइल के बम्बार्डमेंट में, इजराइल के बॉम्ब के द्वारा। और आज जो बचे हुए हैं, जो अलाइव है और जो जिंदा है, वो हमास की वजह से है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना इजराइल ने हमास के लोगों का मारा है, उससे कहीं ज्यादा हमास ने नए लोगों को, नए फाइटर्स को अपने अंदर भर्ती की है, रिक्रूट किया है। और एक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट है कि हमास ने अब तक तकरीबन 15,000 से ज्यादा नए फाइटर्स को अपने अंदर भर्ती की है, अपने फौज में शामिल की है। आप सोचिए। They wanted to eradicate Hamas, to destroy their fighters and their leadership. 15 months on, have they done that? Have they eradicated Hamas? The US does not think so. American intelligence reports suggest the opposite. Hamas has recruited up to 15,000 fighters since late 2023. Let me put that number in context. Israel believes it has killed 20,000 Hamas fighters in this war, but Hamas has added 15,000 in the same time. This is clearly not what Netanyahu had planned. एक तरफ हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दूसरी तरफ क्या हुआ, हमास नए लोगों को भर्ती किया, नए लोगों को रिक्रूट किया। यानी ये एक बात डेफिनेटली है, जो ऑब्जेक्टिव था इजराइल का वो तो इजराइल हासिल नहीं कर सका। ना तो हमास को खत्म कर सका और ना हमास को मिटा सका और ना गाजा पे कब्जा कर सका। उल्टा ये बात हुई है कि हमास ने अपने अंदर 15,000 से ज्यादा नए फाइटर्स को भर्ती की है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और उसके अलाइज लोग हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, लेकिन हमास ने इस जंग के दौरान भी अपनी इंसानियत की मिसाल पेश की। हमास ने ना तो किसी मासूम बच्चों को मारा, ना तो किसी औरतों को मारा, ना इनोसेंट सिटीजन को मारा, और उसने इंसानियत की मिसाल पेश की। हमास ने उन बंधकों के साथ भी अच्छाई का मामला किया, सिला रहमी का मामला किया, और ये तमाम लोगों ने इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस रिस्पेक्ट के साथ, किस सम्मान के साथ वो उस बंधक को लाके रेड क्रॉस टीम के हवाले कर रहे हैं, उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो ये एक बात पूरी साफ हो जाती है कि हमास को लेकर जिस तरीके से एक गलत पिक्चर, एक रॉन्ग इमेज क्रिएट की जा रही थी, वो हमास ने ये दिखा दिया कि वो लोग गलत है। Conflict they've got no real say in. It's bloody heartbreaking. And yet, the way these Israeli hostages came out of Gaza looking healthy, well, it's raised more than a few eyebrows, hasn't it? Here's Israel, painting Palestinians as monsters for decades, and then their own medical experts are saying the hostages were treated decently. No signs of abuse, no malnutrition. Some of them even picked up a bit of Arabic. It's almost surreal. Compare that to the stories coming out of Israeli detention centers, where Palestinian prisoners, including kids, are reportedly mistreated. And you can see why people are starting to question the narrative. The thing is, Israel's propaganda machine has been churning out the same rhetoric for ages. Palestinians are terrorists, savages, a threat to civilization itself. You've heard it all before. और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और उसके अलाइड फोर्स इंसानियत की बात करने वाले, शांति की बात करने वाले, ग्लोबल पीस की बात करने वाले, ह्यूमन वैल्यूज की बात करने वाले, लेकिन दरअसल उनकी हकीकत हमने इस जंग में देख ली है। इस 15 महीने की जंग के दौरान पूरी दुनिया ने यह देख लिया है कि किस तरीके का कत्लेआम, नरसंहार, जेनोसाइड इजराइल ने किया है फलस्तीन लोगों का, गाजा के लोगों का, गाजा के मासूम बच्चों का, वहां की औरतों का और वहां के इनोसेंट लोगों का। इजराइल के बम्बार्डमेंट में मासूम बच्चा जो कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ था वो भी इजराइल के बॉम्ब से मार दिया गया, और एक बुजुर्ग जो 101 साल के बुजुर्ग है वो भी, मतलब उम्र दराज, वो भी गाजा के बॉम्ब में यानी इजराइल के बॉम्ब से मार दिए गए हैं। यानी इजराइल ने अपने बम्बार्डमेंट में किसी को नहीं छोड़ा। इजराइल ने इंसानियत की तमाम मिसालों को अपने पैरों तले रौंद डाला। कुछ घंटे पैदा हुए बच्चे को भी उसने मार डाला और 101 साल के ज़ईफ को भी उसने मार डाला। यह इनका असली चेहरा। इजराइल ने स्कूलों को, हॉस्पिटल को, एम्बुलेंस को, मेडिकल स्टाफ को, रेसिडेंशियल कैंप में, रेफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। तो क्या ये सब एक एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का वायलेशन नहीं है? क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? अब हम और आपको, पूरी दुनिया को यह तय करना है कि कौन टेररिस्ट है और कौन टेररिस्ट नहीं है, कौन अपने आप को सभ्य साबित करता है, इंसानियत का देवता बोलता है, और दरअसल उनका ग्राउंड लेवल, उनका ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन, उनकी रियलिटी जो एक्ट है, इट्स अ एक्ट ऑफ टेररिज्म।
कहते हैं ना कि खाने के दांत, हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। इसी तरह से अमेरिका के, ब्रिटेन के, इजराइल के खाने के दांत कुछ और है। यानी वो ग्लोबल शांति की, ह्यूमन वैल्यूज की, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, लेकिन दरअसल जब बात आती है फाइटिंग करने की तो ये लोग इंसानियत का नरसंहार करने से, इंसानियत को मारने से और इंसानियत का कत्लेआम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तो दुनिया ये जान ले, दुनिया ये समझ ले कि दरअसल इनका असली चेहरा क्या है। Who wins the war? कौन जंग जीतता है? वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार डाले, या वो जिसने ज्यादा से ज्यादा बम्बार्डमेंट किया हो, ज्यादा से ज्यादा बॉम्ब गिराया हो, और या वो जिसने ज्यादा से ज्यादा तबाही और बर्बादी की हो, या वो जिसने ज्यादा से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया हो, या वो who simply resist all enemy attack। हमास ने दिखा दिया कि वो हर अटैक को, हर दुश्मन के वार को रेसिस्ट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, फेस कर सकता है और दोबारा अपने आप को बचा के मुस्तैदी के साथ खड़ा हो सकता है। जो आज हम गाजा की सड़कों पर देख रहे हैं कि हमास पूरी मुस्तैदी के साथ अपने पूरे यूनिफॉर्म में पूरे गाजा पे कंट्रोल किया है। हमास इज स्टिल अ वेरी मच फाइटिंग फोर्स इन गाजा एंड इन कंट्रोल ऑफ गाजा टुडे। और यही देख के बेंजामिन नेतन्याहू की नींदें उड़ गई है। आप देखेंगे कि दूसरा एक्सचेंज ऑफ कैप्टिव किया जा रहा है, जिसमें हमास 8 लोगों को, यानी 8 बंधकों को रिहा कर रहा है, जिसमें से 5 थाई कैप्टिव है और 3 इजरायली नागरिक है। उसके एवज में इजराइल 110 फलस्तीनी प्रिजनर्स को, जो नाहक तरीके से इजराइल ने अपने जेलों में ठूस रखा था, उसे वो छोड़ रहा है। जो 110 फलस्तीनी प्रिजनर्स को जो इजराइल छोड़ रहा है, उसमें से 30 बच्चे हैं और 32 लोग जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे वो है, और 48 लोग लॉन्ग टर्म प्रिजन सर्व कर रहे थे, यानी लंबी कैद सर्व कर रहे थे, वो लोग हैं। यानी कुल मिला के 110 फलस्तीन लोगों को इजराइल छोड़ रहा है 8 कैप्टिव के एवज में। सीज फायर डील 2 मार्च को खत्म होगी, लेकिन क्या ये सीज फायर डील परमानेंटली सीज फायर में तब्दील हो जाएगी, परमानेंट युद्ध विराम हो जाएगा और परमानेंट जंगबंदी हो जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा देयर इज नो गारंटी दैट अ सीज फायर बिटवीन हमास एंड इजराइल विल होल्ड आफ्टर 2 मार्च। मतलब उनके मुताबिक कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 मार्च के बाद में जब सीज फायर डील एक्सपायर होती है, उसके बाद में ये सीज फायर परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट होगा या परमानेंट युद्ध विराम हो जाएगा या जंग एकदम से खत्म हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट ने लोगों में, खास करके गाजा ऑपरेशन के लोगों में एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया है। और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान है कि ये वो चाहते हैं कि गाजा को रीडेवलप किया जाए, लेकिन उनके मुताबिक, यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, गाजा को रीडेवलप करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए गाजा के लोगों को, वहां के पूरे फलस्तीन के लोगों को वहां से शिफ्ट करना होगा दूसरे मुल्क में। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजिप्ट और जॉर्डन पूरे गाजा को अपने यहां पर शरण दे, अपने यहां पर रखे, जब तक कि गाजा रीडेवलप नहीं हो जाता है। I think Jordan and Egypt will, I know they've spoken about it with you and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now. And I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. And right now you have in Gaza a very dangerous situation in terms of explosives all over the place. In terms of tunnels that nobody knows who's in the tunnel. The whole thing is a mess. What about the 2 million Palestinians? He's going to have American fund all this, put our troops in harm's way? It's crazy. This is lunacy. You know, he's trying to take, his two-state solution is taking the Gaza Strip and making it the Las Vegas Strip.
The plan effectively ends phase 3 of the ceasefire deal, which calls for rebuilding Gaza, not the illegal removal of the Palestinians by an occupying power. और यूरोपियन यूनियन के लोगों ने और जर्मनी ने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ गाजा। ये जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है ये गाजा के फेवर में बिल्कुल नहीं है। और गाजा के लोग खुद चाहते हैं कि गाजा के लोगों का मानना है और कहना है कि हमारे बाप दादा इस मिट्टी में इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं रहे और हम भी यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे। यहाँ से हम शिफ्ट कहीं नहीं होंगे। ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन और ये पॉलिटिकल एजम्पशन है इसके हिसाब से कि गाजा के लोगों को गाजा खाली करा दिया जाए, यानी मिलिट्री ऑक्यूपेशन से। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजेगी और वहां के गाजा के लोगों को खाली कराएगी, पूरा गाजा खाली करा दिया जाए इनडायरेक्टली, जो इजराइल चाहता था। I have my own views. 3 goals, not 1, not 2, 3 goals, and I will meet all 3 goals. I think the president can help enormously. स्टेटमेंट के पीछे एक लंबी सोची समझी प्लानिंग है कि गाजा के लोगों के साथ, उनके साथ खिलवाड़ करने का और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को लेकर दुनिया भर में विरोध हो रहा है और खास करके अरब मुल्क में और आसपास के लोगों में इसका विरोध किया गया। आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साथ में बैठे हुए हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाउ कैन यू लिव इन गाजा, आप गाजा में कैसे रह सकते हैं, वहां पर पानी नहीं है, लाइट नहीं है और कुछ मेडिकल सुविधाएं नहीं है, पूरा मलबे का ढेर है। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का ये बोलना बिल्कुल सही है। तो वो कहते हैं कि कैसे रहा जा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जस्ट बाजू में बैठे हैं कौन? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस डिस्ट्रक्शन के, इस तबाही के, इस नरसंहार के, इस कत्लेआम के तबाही के जिम्मेदार है। अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को एकदम ये बात 100% मालूम है कि गाजा रहने लायक नहीं है, टोटल डिस्ट्रक्शन है, टोटल तबाही है। वहां पर ना पानी है, ना बिजली है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना मेडिकल सुविधाएं हैं, सर ढकने के लिए लोगों के पास छत भी नहीं है। तो ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि वहां पर एक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो फिर यही सवाल वो अपने बाजू में बैठे बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते कि तुमने ये क्या किया? इंसानियत का कत्लेआम, इंसानियत का नरसंहार, इंसानियत का जेनोसाइड कैसे किया और क्यों किया? In Gaza, a very dangerous situation in terms of explosives all over the place, in terms of tunnels that nobody knows who's in the tunnel. The whole thing is a mess. Who is responsible for this? Mr. Trump, the person sitting next to you, that is Benjamin Netanyahu, he is responsible for this mess of Gaza. It doesn't matter who wins the war, who loses the war, who is right and who is wrong, but the fact remains that the human life had been killed. It doesn't matter who wins the war or who loses the war, but the thing is that humanity is being killed. And the hypocrisy of the world is that the world is just watching without doing nothing. Albert Einstein once said, world won't be destroyed by the people who do evil, but rather by the people who watch them without doing nothing.